सो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप सभी का भाई शाहीन आप सभी का बहुत ही तहे दिल से स्वागत करता हूँ आपके अपने इस नए यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एसआईएमए गुरु। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा नाम है शाहीन और मैं एक ड्रॉपर था। दो ड्रॉप लगे थे मुझे नीट एग्जाम को क्रैक करने के लिए। वैसे टोटल 3 अटेम्प्ट लगे थे, एक फ्रेश अटेम्प्ट और दो अपने ड्रॉप के अटेम्प्ट। तो टोटली इन सब के बाद फिर जो मेरा स्कोर था वो स्कोर आया था मेरा इस साल 589। 589 का स्कोर मैंने इस बार स्कोर किया था। तो अगर मैं बात करूँ मैं यहाँ पे कि इस वीडियो के जरिए और या फिर इस चैनल के जरिए मैं आप सभी तक पहुँचना चाहूँगा और आप सभी से बहुत सी बातें डिस्कस करना चाहूँगा। या फिर जो प्रॉब्लम्स थे, जो प्रॉब्लम्स मैंने खुद ने फेस किए थे ड्यूरिंग माई नीट प्रिपरेशन, या फिर मैंने किसी से डिस्कस किए होंगे या फिर किसी ने मुझसे डिस्कस किए होंगे, और बहुत से एकदम और ये प्रॉब्लम्स होने भी वाले हैं क्योंकि ये एक नीट लेवल का एग्जाम है। तो फिर ये सब प्रॉब्लम्स तो होंगी ऑब्वियस है। तो इन प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन होता है, क्योंकि कुछ हद तक कभी कभी तो मुझे भी नहीं मिले थे सोल्यूशन, तो मैंने क्या फेस किया, कैसे फेस किया, ये सब मैं आप सभी से डिस्कस करना चाहूँगा। और इस चैनल के जरिए मैं आप सभी से जो सिलेबस पूछा जाता है नीट का कंटेंट का सिलेबस आता है, जो कंटेंट आता है कि नीट में क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। और मैं खुद बायोलॉजी एक टीचिंग का सोच रहा था, तो अपने लेवल पर मैं जितना हो सके उतना आप सभी को अच्छी तरह से सिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो फिर अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंस। एनसीईआरटी तो आपने सबने सुना ही होगा कि एनसीईआरटी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी। बहुत अब अगर इतने लोग बोले रहे तो सही भी होगा, इंपॉर्टेंट है भी, क्योंकि नीट के सिलेबस में अपना जो नीट का जो पेपर आता है, जैसे जैसे ईयर्स तक बढ़ते जा रहे हैं नीट के, तो इन सब में बहुत बार एनसीईआरटी के बाहर का भी कोई भी पॉइंट जाता नहीं है, कोई भी पॉइंट नहीं जाता। एनसीईआरटी तो एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अपन ने एनसीईआरटी एक बार बहुत अच्छे से पढ़ ली, फिर उसके बाद जरूरी है कि एनसीईआरटी बेस्ड ओरिएंटेड जो एमसीक्यूज होते हैं उन एमसीक्यूज को सॉल्व करना। एमसीक्यूज सॉल्व करने के बाद में हमें आइडिया आता है इस बात का कि हमें क्या इस एनसीईआरटी में जो लिखा है उसमें से क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पूरी एनसीईआरटी पेपर में नहीं आती। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं और हर बार वही 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 दोहराए जाते हैं, वही वही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए बोलते भी है कि पीवाईक्यू बार बार सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि पीवाईक्यू के बाहर क्वेश्चन जाता नहीं है, हर बार वही पूछा जाता है, हर बार वही कंटेंट आता है। इसका मीनिंग ये है कि जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो हमें ज्यादा पढ़ना सब है, लेकिन समझना और याद करना बस दो तीन बातें। वो भी क्यों? क्योंकि इसलिए तो बोला जाता है ना कि नीट का जो अपना ये है पीवाईक्यू है, वो पीवाईक्यू से सॉल्व करना बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमने सबसे पहले एनसीईआरटी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ ली, फिर उसके बाद में हमने एनसीईआरटी ओरिएंटेड एमसीक्यूज को सॉल्व कर लिए, फिर उसके बाद अब एनसीईआरटी के हमने जब क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और एनसीईआरटी ओरिएंटेड एमसीक्यूज की जो बुक है मैं बोलता हूँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बस एक ही पीवाईक्यूज, दूसरा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं दूसरा। अगर एनसीईआरटी के अपने जो पीवाईक्यूज वो सॉल्व कर दिए, फिर सॉल्व करने के बाद हमें ये पता चलता है कि हमें क्या आता है और क्या नहीं आता है। मतलब अपने माइंड में एक फिल्टर बैठ जाता है कि हमें एनसीईआरटी का ये चैप्टर है, ये चैप्टर में से हमें ये आता है और ये नहीं आता है। तो फिर उसके बाद के जो प्रोसेस है, फिर हमें फिर वापस एनसीईआरटी को पढ़ना, एनसीईआरटी को वापस पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हमें एनसीईआरटी हमने वापस पढ़ ली, तो एनसीईआरटी वापस पढ़ने के बाद फिर हमें एक आइडिया आ जाती है, फिर हमें वो अपने माइंड में ग्रास्प हो जाता है कि ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये हमें इतना इतना याद रखना है। और बायो को अगर याद रखना है तो बायो बहुत ही पूरा एक रटने वाला टॉपिक है। अगर ये रटने वाला टॉपिक है तो इसमें हमें बहुत से ट्रिक्स भी यूज करने पड़ेंगे, बहुत ही ट्रिक्स यूज करने पड़ेंगे। बहुत से जो कॉन्सेप्ट्स है वो कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं, बोलते बायो में कॉन्सेप्ट नहीं, कॉन्सेप्ट बहुत भर के पड़े हैं। जेनेटिक्स की अगर बात करें तो जेनेटिक्स में बहुत से कॉन्सेप्ट ही यूज होते हैं। कॉन्सेप्ट और रट्टा ये दोनों का दोनों हमें बायो में करना पड़ता है, और ये दोनों भी अगर एक अच्छी तरीके से हो जाए तो फिर अपना पेपर भी बहुत अच्छी तरीके से निकल जाता है। और दूसरी बात, अब जब इतना सब करने के बाद एक्स्ट्रा इलॉजिकल कंटेंट है, मैं उसे इलॉजिकली बोलूंगा, क्योंकि जो नीट में पूछा जाने वाला है, अगर नीट में वो जो पोर्शन है वो अगर नहीं पूछा जा रहा तो वो अपने लिए वो इलॉजिकली हो, क्योंकि अपने को बस एक एग्जाम क्रैक करना है, वो भी अच्छे मार्क्स से कि अपने एमबीबीएस में एडमिशन हो जाए इसके लिए। तो एक एक्स्ट्रा जो इलॉजिकल कंटेंट है वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ज्यादातर हम लोग क्या गलती करते हैं, मैंने खुद ने भी ये गलती की थी कि एक हम सुन लेते हैं बाहर से कि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, तो एनसीईआरटी को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ भी लिए, लेकिन जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो ऐसी बुक्स से करते हैं जिसमें बहुत सारा बाहर का कंटेंट भी आता है। तो बाहर का कंटेंट जो आता है फिर हमें वो सॉल्व करने फिर हमें उसके क्वेश्चन आते नहीं, तो उसके क्वेश्चन जब जब नहीं आते तो फिर हमें आ जाते हैं टेंशन एंजाइटी बढ़ जाती है। फिर हम बोलते हैं कि पढ़ा तो है लेकिन आ रहा कुछ भी नहीं। तो हमें ये ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि
हम जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद हमें क्वेश्चंस भी है, वो क्वेश्चंस तक एनसीईआरटी बेस्ड ही करने पड़ेंगे, एनसीईआरटी बेस्ड ही करने पड़ेंगे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें फिर दूसरी कि सबसे बड़ी गलती क्या क्या करते हैं हम लोग, बायो की अगर स्पेशली हम बात करें तो बायो में स्पेशली गलती क्या करते हैं कि हाउ टू रीड एनसीईआरटी और बायोलॉजी, एनसीईआरटी बायोलॉजी की जो है उसे रीड कैसे किया जाता है, क्योंकि बहुत बहुत से सबसे एक अगर एनसीईआरटी पूरी सभी एनसीईआरटी की अगर बात करें तो एनसीईआरटी है इजी टू रीड बट हार्ड टू अंडरस्टैंड। ये रीड करने में तो इजी है लेकिन अंडरस्टैंड करने में बहुत, और क्यों जितनी बार एनसीईआरटी को पढ़ेंगे उतनी बार कुछ ना कुछ नया 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 निकल जाएगा, उतना कुछ ना कुछ माइंड बोलेगा कि हाँ ये वाला पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार क्या होता है, कई रीडिंग्स में हम बस वो जो चीज है वो बस आपके नीचे से निकल जाती है, लेकिन दो तीन रीडिंग्स में क्या होता है वो तक अपने माइंड में कभी कभी फिट हो जाता है कि हमें अच्छा इस वर्ड का मीनिंग ये था, इस वर्ड का मीनिंग ये था, क्योंकि पहले दो तीन रीडिंग्स में हमें बस ये पता चलता है कि ये लिखा है, बाद में के दो तीन रिविजन्स में हमें ये पता चलता है कि इस लाइन का बोलने का मीनिंग ये था। मतलब अगर एनसीईआरटी अगर क्वेश्चन अगर पूछा भी गया उससे अगर रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन होगा तो हमें ये माइंड में आ जाता है कि इसका मीनिंग ये था, तो हमें इसको ऐसे टिक करना है और या फिर इसका ये आंसर ये हो सकता है। और दूसरी बात ये होती है कि एनसीईआरटी अगर हम जब पढ़ते हैं तो पहले दो तीन रीडिंग तक तो हम पढ़ते पढ़ते इल्यूजन में चले जाते हैं, टोटल इल्यूजन में चले जाते हैं, इल्यूजन हो या फिर डे ड्रीमिंग हो उसमें चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते सात 6 से 7 पेज का एक चैप्टर होता है, तो हम जब वो चैप्टर पढ़ रहे हैं तो स्टार्टिंग की एक दो पेजेस तो ठीक है, उसके बाद जब पढ़ते 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 हम लोग क्या करते हैं, हम डे ड्रीमिंग में चले जाते हैं या फिर रिलीजन में चले जाते हैं अलग ही, और फिर पता चलता है कि जो पढ़ा था वो हमें याद ही नहीं है। तो एक्टिव रीडिंग करना बहुत जरूरी है। तो एक्टिव रीडिंग के लिए क्या जरूरी है, सबसे ज्यादा एक्टिव रीडिंग के लिए जरूरी है कि एक पेन ले, और अगर ये अपना एक ये एनसीईआरटी का ये पेज है तो अगर ये यहाँ पे अगर कुछ लिखा है तो इसको एक पेन रख के इसको अंडरलाइन करते 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 पढ़ना बहुत ही जरूरी है। इससे क्या होगा, माइंड हमेशा एक्टिव रहेगा और हर एक दो के पेज के बाद है ना एक छोटा सा मतलब 1 से या 2 मिनट का, ज्यादा बड़ा ब्रेक भी नहीं, 1 से या 2 मिनट का बस हमें उससे कट आउट करना है। कट आउट करना है मतलब बस जो पढ़े उसी को वापस देख लेंगे या फिर दो तीन पेज इधर उधर कर लेंगे, लेकिन जगह से उठना नहीं, जगह से उठ गए तो कम से कम 10-15 मिनट अपने वेस्ट हो गए। तो फिर उसके बाद 2 पेज जब हो गए तो उसके बाद फिर उसको वापस आके पढ़ना। हाँ, फिर उसके बाद एक मिथ है एनसीईआरटी के बारे में। मिथ क्या है कि एनसीईआरटी पूरी समझ गई है, एनसीईआरटी पूरी कभी नहीं समझती। एनसीईआरटी जब तक पेपर अच्छा नहीं जाता, जब तक स्कोर हाथ में नहीं आता, तब तक लगता नहीं कि एनसीईआरटी बहुत अच्छे से आती नहीं। मैंने खुद ने कम से कम कितनी बार पढ़ी होगी मुझे पता नहीं, बहुत से यूट्यूब पर मैंने वीडियोस देखे कि मैंने इतनी बार पढ़ी, उतनी बार पढ़ी, 10 बार पढ़ी, 20 बार पढ़ी, लेकिन सच बताओ तो मैंने ये 3 अटेम्प्ट में कितनी बार पढ़ी होगी मुझे खुद को अंदाजा नहीं इस बात का कि पढ़ी पढ़ी होगी, बहुत बार पढ़ी होगी मैंने, बहुत बार, डबल डिजिट में तो होगा ही मेरा भी, डबल नहीं मतलब हाँ डबल डिजिट में होगा मेरा, इतनी बार पढ़ चुका हूँ मैं बहुत बार एनसीईआरटी, लेकिन कभी गिना नहीं इतनी बार अगर पढ़ रहा है हर बार तो फिर कभी गिनने का टाइम ही नहीं मिला कि कितनी बार गिन रहे क्या गिन रहे। और दूसरा एक होता है कि हम लोग क्या करते हैं, लेस क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब बायो है तो बायो में हम लोग ये लोग हम सोचते हैं कि बायो में तो फिर पढ़ लिया है, बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो सीधा पेपर में देखेंगे, तो सीधा जब पेपर में देखेंगे तो पेपर में देखने पर होता क्या है, क्वेश्चन नए नए लगते हैं, आता है लेकिन क्वेश्चन फिर भी नए नए लगते हैं, तो उससे क्या होता है टाइम कंज्यूमिंग बहुत हो जाता है। तो बायो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, तो हम क्या बोलते हैं बायो है पेपर में देख लेंगे सीधा, पेपर में देखने सीधा नहीं देखते। पेपर में सबसे पहले हमने एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, उसके ऊपर के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, फिर उसके बाद एनसीईआरटी को वापस पढ़ा। क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर एक बार की तो ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी के रिविजन मल्टीपल होने चाहिए, जितनी बार रिविजन होंगे उतने अच्छी तरीके से एनसीईआरटी हमें याद होगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है वो बहुत ही जरूरी है, भले वो एक दो बार हो लेकिन करना बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा कि जो पेपर में अभी पेपर में 50% पोर्शन अपना बायो का है, तो बायो सिंपल कब लगेगी, बायो सिंपल ये तब लगेगी कि जब क्वेश्चन बहुत सिंपली से सॉल्व होंगे और बहुत कम टाइम में सॉल्व होंगे। इससे नहीं लगेगी कि अपने को बस एनसीईआरटी आता है और बस वहां पे जाके टिक करना है, क्योंकि बायो है तो सिंपल लेकिन सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है और सबसे ज्यादा टाइम बचाने वाला भी टॉपिक यही है। क्योंकि अगर हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस हमने एक बार की है घर पे, आप एक इमेजिन कीजिए या फिर करके देखिए, पार्ट की अगर एक बार हमने घर पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखी है, एक ही बार कर रखी है, फिर उसके बाद हम पेपर में जा रहे हैं तो पेपर में टाइम बहुत कम लगता है। और जब पेपर में टाइम कम लगता है तो कम टाइम में अगर बायो हो जाए, जैसे नीट के पेपर में अभी 3 घंटे 20 मिनट में ज्यादातर 1 घंटा, मैं तो 1 घंटा में सोच रहा था कि 45 मिनट्स तक पूरा बायो मेरा कवर हो जाना चाहिए, ओएमआर फिलिंग छोड़ के, ओएमआर फिलिंग जाती है कम से कम 10 मिनट की वो जाती है, तो 45 मिनट्स में
अपना बायो कंप्लीट हो जाना चाहिए पूरा टिक करके। और जब भी अभी ये 45 का अगर मेरा गलती से कभी 40 में चला जाए तो मेरा माइंड बहुत खुश हो जाता है और सभी का होगा खुश, क्योंकि टाइम बहुत ही कम लगा है। तो ये टाइम क्या होता है, इससे अपना माइंड हो जाता है बहुत ही हैप्पी। अब माइंड अगर हैप्पी हो जाए तो फिर उसके बाद में जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स जिनमें थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता था या फिर टाइम की वजह से जो क्वेश्चन नहीं आ सकते थे वो तक अपने आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है, पेपर बहुत ही अच्छा चला जाता है। और अगर आपने ऐसा नहीं किया, लेस क्वेश्चन प्रैक्टिस की, बहुत पेपर में देख लेंगे किया, तो फिर ये बन जाता है अपना टाइम कंज्यूमिंग पार्ट, और फिर जो आता था वो भी नहीं आता टाइम की वजह से, फिर हो जाता है अपना पेपर खराब, जो कि नहीं होना चाहिए। फिर अगर हम बात करते हैं दूसरी कि बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में एक पैटर्न आता है कि बायोलॉजी अपने को पता है और दूसरा कि बायोलॉजी अपने को याद है। अब पता है का मतलब क्या है कि बस एक दो बार हमने पढ़ा है, एक दो बार उसकी रिवीजन की है, या फिर ऐसा समझ लीजिए कि आपने बस लेक्चर देख लिए, फिर उसके बाद में अपने नोट्स की रिवीजन कर दिए। क्योंकि बहुत से ज्यादातर बच्चे गलती क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि एनसीईआरटी खुद नहीं पढ़ते। जो एक लेक्चर देख लिए, लेक्चर देखने के बाद फिर खुद अलग से नोटबुक बना ली, उसमें लिख लिया, फिर वो रिवीजन करता है, वो रिवीजन करने के बाद फिर सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने करते, सीधा पेपर में चले जाते हैं। तो इससे पेपर खराब ही होने वाले हैं। इससे बायो अपनी ग्राफ अच्छे से नहीं होगी कम टाइम में, जहाँ पे 1 मिनट एक क्वेश्चन को देना चाहिए, ज्यादातर एक रेशो रहता है कि नीट के पेपर में 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। तो बायो अगर बहुत अच्छे से आती है तो कम से कम विद इन 10 सेकंड या फिर 15 सेकंड में एक क्वेश्चन हो जाता है। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मल्टीपल रिवीजन बहुत ही जरूरी है। और एनसीईआरटी को खुद शांति से बैठ के पढ़ना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी ली, एनसीईआरटी लेने के बाद उसको खुद बहुत ही अच्छी तरीके से हम पढ़ रहे हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक फोटोग्राफी मेमोरी बहुत ही जरूरी है टाइम कम लगने के लिए। बायो में मैं टाइम पे इतना ज्यादा इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि टाइम सच में बहुत इंपॉर्टेंट है बायो के लिए। क्योंकि बायो सिंपल तभी लगती है जब वो कम टाइम में हो जाए, क्योंकि बायो आता तो सबको है लेकिन बोलता कोई भी नहीं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे पता है तो फिर एक है बायो हमें पता है और एक है बायो हमें याद है। तो पता है का मतलब फिर उसमें क्या होता है, हमने रिवीजन बहुत ही कम कर दी, तो फिर आता है ऑप्शंस में डाउट आना शुरू हो जाता है। ऑप्शंस में जब डाउट आता है कि ये एक इसका फर्स्ट है सेकंड है, फर्स्ट है सेकंड है, गया टाइम। फिर उसके बाद में फिर हमें पता चला कि फिर हम बोलते हैं पेपर होने के बाद कि आता तो था पर भूल गए। और ये गलती हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हर बार नहीं कर सकते, इसको कहीं ना कहीं सुधारना बहुत ही जरूरी है। और दूसरा है कि हमें एनसीईआरटी बहुत ही अच्छी तरीके से याद है। अब याद है का मतलब कैसा है कि हमने बहुत बार उसकी रिवीजन की है, मल्टीपल रिवीजन उसकी बहुत बार कर चुके हैं हम लोग, बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। पेपर के पहले भी हमने जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे वो शॉर्ट नोट्स तक पढ़ा, हमने शॉर्ट नोट्स तक पढ़ लिए। अब अगर शॉर्ट नोट्स की अगर मैं बात करूंगा तो शॉर्ट नोट्स जो एनसीईआरटी का इतने पोर्शन में उन्होंने लिखा हुआ रहता है जो कुछ रहता है इंपॉर्टेंट कंटेंट वाला, इतना इतना स्पेस खाली रहता है। तो इतने स्पेस में क्या करते हैं हम लोग, जो यहाँ पे लिखा है, मैं खुद वो करता था कि जो यहाँ पे तक लिखा है ना वो भी यहाँ पे कभी कभी लिख देते थे इंपॉर्टेंट पॉइंट में। क्यों लिखता था, मुझे मेरे बहुत से दोस्त बोलते भी थे कि लिख क्यों रहा है, लिखना वो वही यहाँ पे लिखा है। मैं यहाँ पे हाईलाइट तक करता था, यहाँ पे लिखता भी था। क्यों लिखता था, क्योंकि जरूरी ये था कि मैं ये लिखा, तो मैंने यहाँ पे मुझे पढ़ने की जरूरत है, लेकिन जब मैं यहाँ पे आता हूँ ना तो यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है मुझे। यहाँ पे बस ये फोटोग्राफी मेमोरी मैंने ये देख लिया, मुझे पूरा का पूरा पेज वापस याद आ गया। ये था, तो हमें एनसीईआरटी याद है तो फिर हमें क्या होगा, क्वेश्चन कम टाइम में फ्यू सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। फिर हमें ज्यादा टाइम मिलेगा अगले क्वेश्चन पे जाने के लिए, अगले क्वेश्चन को बहुत ज्यादा टाइम बहुत कम टाइम खा लेगा। फिर उसके बाद हम जब फिजिक्स और केमिस्ट्री पे जाएंगे तो उसको भी कम, उसको एक दिखता है जब हम केमिस्ट्री और फिजिक्स के पोर्शन पे हम जाते हैं ना, लेकिन टाइम कितना बचा है तो उस हिसाब से अपना मेंटल स्टेबिलिटी भी रखना बहुत जरूरी है। फिर हम देखते हैं कि पेपर ड्यूरिंग पेपर के टाइम पे हैप्पीनेस आ जाती है, माइंड खुश रहता है, माइंड खुश रहता है तो फिर अच्छी तरीके से पेपर भी निकल जाता है। तो ये पता है से लेके एक याद है यहाँ तक का जो रास्ता है उसका बस एक ही मेथड है, मल्टीपल रिवीजन। मल्टीपल रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। जितनी हो सके उतनी बार एनसीईआरटी पढ़ना, और जितनी बार भी पढ़ लिया हो अगर मन में याद है कि अभी अच्छे से आती है, इसका मतलब अपनी रिवीजन और बहुत सी बाकी है। ऐसा है। तो हम अगर देखे जाए तो इस चैनल के जरिए मैं खुद बहुत से एफर्ट करूंगा, और ये ज्यादातर एफर्ट इस बारे में रहेंगे कि जो होल एनसीईआरटी ओनली एंड ओनली एनसीईआरटी फ्रॉम जीरो, एनसीईआरटी की एनसीईआरटी प्रॉपर एनसीईआरटी जो 11th और 12th की, उसको हम प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से, जीरो से लेके पूरे
एक हीरो तक बोलते, 0 to 0 वहां तक लेके जाने की कोशिश करेंगे, और पूरे एनसीईआरटी में इतने अच्छे तरीके से लेवल से मैं समझाने का ट्राई करूंगा अपने लेवल पे कि पेपर अपना बहुत ही आराम से मिल जाए, अगर कोई भी एमसीक्यू हो एनसीईआरटी में वो आराम से कम टाइम में आपसे सॉल्व हो जाए। और वो भी दूसरी बात, सबसे ज्यादा बड़ी गलती क्या होती है कि भाई हम लोग सीक्वेंस में नहीं करते, सीक्वेंस में करना बहुत जरूरी है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ट्राई करूंगा कि एक सीक्वेंस में पूरी की पूरी बायोलॉजी पढ़ी जा सके अपन से, क्योंकि अगर सीक्वेंस में पढ़े, क्योंकि हम कुछ चैप्टर्स है कि जो एक दूसरे से लिंक है, इसकी पॉसिबिलिटी दूसरे चैप्टर में काम आती है, इसकी इसके कॉन्सेप्ट दूसरे दूसरे चैप्टर में काम में आते हैं, तो हम ये प्रॉपर सीक्वेंस में पढ़ने का ट्राई करेंगे। और दूसरा है कि इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू प्रैक्टिस, इंपॉर्टेंट जो एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज है हम उसको पढ़ने तक का ट्राई करेंगे। अब मैं ऐसा सोच रहा था, क्योंकि मैं खुद प्रिपेयर करता था तो मुझे ऐसा लगता था, मैंने यूट्यूब पर बहुत सर्च भी किया था कि ऐसा एक फिल्टर मिल जाना चाहिए कि ये जो लाइन एनसीईआरटी की, ये लाइन, इस लाइन से इतने क्वेश्चन आ चुके हैं, तो मैं ये ट्राई करूंगा कि एक एनसीईआरटी, अपनी एनसीईआरटी का पीडीएफ खोल के अगर ये लाइन लिखी है, तो ये जो लाइन है, इस लाइन में कितने साल में कितने क्वेश्चन आ चुके हैं, वो तक अपन जगह पे डिस्कस कर लेंगे। तो इससे होगा क्या कि जब एक बार एनसीईआरटी की लाइन पढ़ ली तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है, बस पता चलेगा। लेकिन जब हम क्वेश्चन देखेंगे कि इस पैटर्न से क्वेश्चन पूछे गए, इतने वैरायटी के क्वेश्चन इतने साल में पूछे गए, तो फिर हमें ये लाइन याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें एक टाइम पे दो काम हो रहे हैं, क्वेश्चन भी एक्टिवली हमसे रिकॉल हो रहे हैं, एक्टिवली स्टडी हो रही है, और दूसरी बात फिर हमें ये जो लाइन थी ना, ये लाइन हम कभी भूल नहीं पाएंगे। फिर मल्टीपल रिविजन में क्या होगा, जब ये लाइन रहेगी ना, तो फिर कब अगले रिविजन में टाइम कब लगेगा, टाइम कब लगेगा, टाइम कम तभी लगेगा जब हम इसको 2-3 बार पढ़े होंगे ना, तो उसके बाद हम सिर्फ इसको देखेंगे, पढ़ेंगे तक नहीं, देखने पर अपने को पूरी आइडिया आ जाएगी कि ये क्या लिखा है। तो उसके बाद हम फिर एक थर्ड स्टेप होंगे, फिर फोर्थ स्टेप में हम लोग ये देखेंगे कि पीवाईक्यू क्वेश्चंस मार्किंग इन एनसीईआरटी। वही जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के लेवल पे हम लोग जो कुछ भी कंटेंट है, अभी ये लाइन है तो इसमें हम लोग मार्क कर लेंगे, इसमें हम लोग मार्क कर लेंगे, ऐसे करेंगे। फिर उसके बाद एक प्रॉपर शेड्यूल बनाएंगे, फिर एक प्रॉपर प्लानर बनेगा। मैं प्लानर अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल भी है मेरा वही एसआई ग्रुप के नाम से, तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए चैनल को, क्योंकि जो कुछ भी अपडेट रहेंगे, जो कुछ भी इंपॉर्टेंट कंटेंट रहेगा, या फिर मेरे खुद के जो नोट्स थे, मैंने एनसीईआरटी कैसे पूरी मार्क करके रखी थी, क्योंकि जो जो कुछ भी मैंने लिखा था, मैंने कैसे किया था, क्या किया था, वो सब आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। लेकिन अभी भी बोलूंगा, मेरी एनसीईआरटी आपके कुछ भी काम की नहीं, आपने खुद ने क्या किया है, खुद कैसे लिख रहे हो, खुद के हाथ से हैंड रिटन क्या है, वो ज्यादा जरूरी है, और वो वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही याद रहता है। मैं बस अपलोड इसलिए कर दूंगा शायद कि आप लोगों को एक आइडिया मिल जाए कि करते कैसे है, क्या करना चाहिए, कितने लेवल तक मार्क करना चाहिए। मेरी तो पूरी एनसीईआरटी ऐसी पूरी एकदम, मतलब दिखने में भी एकदम अच्छी नहीं दिखती थी कि इतना कुछ मैंने छोटे से लिख के रखा था। और राइटिंग का प्रॉब्लम तो मेरा है ही बहुत ज्यादा, तो राइटिंग की वजह से एक तो वो था कि वो सिर्फ मुझे ही समझती थी, बाकी किसी को समझती नहीं थी, तो वो भी एक प्रॉब्लम हो गया था मेरा। सो ये जो सब एफर्ट अपन जो करने वाले हैं, जो मैं करूंगा आप सबके लिए, तो बस इसके लिए कि अपने से अपना नीट का पेपर क्रैक हो जाना चाहिए, क्योंकि सबसे अपना अल्टीमेट एम वही है कि अपने एक अच्छे मार्क्स से अपना नीट का पेपर क्रैक हो जाए, और फिर अपने को एमबीबीएस में एडमिशन मिल जाए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड आपसे यही एक बस गुजारिश रहेगी कि आप एक बार साथ और विश्वास की अगर एक बार प्राप्ति हो जाए, तो इस चैनल को बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रो करेंगे। सो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।